एक गाड़ी दवा खाने के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक जोड़ा बहुत ही परेशान सा होकर उतर रहा था। न जाने उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बहुत उदास और लाचार लग रहे थे। ये दवा खाना दिमागी मरीजों का था। उनके साथ एक 4-5 साल की एक लड़की भी थी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर साथ में चल रही थी। जैसे ही वो दवा खाने के अंदर गए और सीधे वो रिसेप्शन में एक नर्स से बात करते हैं। डॉक्टर साहब हैं क्या? हमारा नंबर कब आएगा? ज़रा चेक करा दो। नर्स ने उनका नाम पूछा। मैं मंदार, और मुझे मेरी बच्ची को दिखाना है। उसका नाम त्रिशा है। मंदार ने जवाब दिया। सर, आपका नंबर 8वां है। आप थोड़ी देर बैठिए। जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपको आवाज़ दूंगी। नर्स ने ऐसा बोलकर मंदार को और उसकी बीवी को इशारे से बैठने को कहा। मंदार अपनी बीवी स्नेहा और त्रिशा के साथ एक जगह जाकर बैठ गया। वक्त बीत रहा था और इधर मंदार और स्नेहा ज़रा परेशान हो रहे थे। मंदार उठकर बार बार डॉक्टर के केबिन के पास जाकर देख के आ रहा था। उससे रहा नहीं गया और फिर से एक बार वो नर्स से आकर पूछता है, ज़रा देखिए और कितना वक्त लगेगा? मुझे ज़रा जल्दी है, हम परेशान हैं। नर्स ने अब ज़रा गुस्से से उसको जाकर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज़ लगाई, त्रिशा, मंदार, आप जाइए। इधर स्नेहा और मंदार जैसे उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ से झट से उठकर खड़े हो गए और त्रिशा को पकड़कर डॉक्टर के केबिन में चले गए। वहाँ कुर्सी रखी थी तो मंदार ने स्नेहा को बैठने को कहा और साथ में त्रिशा भी वहीं बैठ गई। डॉक्टर ने सामने रखा पेपर पढ़ा और पूछा, मंदार, आप ही हो ना? ओके, तो बताइए क्या हुआ है? मंदार बोलने लगता है, डॉक्टर साहब, ये मेरी लड़की है त्रिशा, 6 साल की है। कुछ दिन से घर में अकेले ही बैठकर बातें करने लगी है। समझ नहीं रहा क्या हुआ है। बोलो तो कहती है वो अपने दोस्त से बात कर रही है। वो दोस्त उससे खेलता है। दिन तो छोड़ो, रात को भी ये बैठकर उससे बातें करती है। नींद भी पूरी नहीं हो पाती उसकी। इतने में स्नेहा मतलब मंदार की बीवी रोने लगती है। उसको चुप करते हुए मंदार आगे बोलना चालू करता है। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो ये भी कहती है कि उसका दोस्त दरवाजे के नीचे से आया और उसने त्रिशा को एक सिक्का भी दिया। पता नहीं ये सिक्का कहाँ से आया घर में। हमने उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने को कहा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आपके पास आए हैं। अब आप ही बताइए क्या करें? मंदार और स्नेहा का चेहरा देख कर डॉक्टर को ये पता चल गया था कि बात ज़रा सीरियस है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। डॉक्टर कुछ सोचने लगे, फिर मंदार और स्नेहा को बाहर जाकर रुकने को कहा और स्नेहा के साथ कैबिन में अकेले रुक गए। डॉक्टर ने त्रिशा को पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा को देख के लग रहा था कि वो परेशान तो है। लगता था उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। उसकी आंखों के पास काले घेरे बने थे और उम्र के हिसाब से ज़्यादा थकी हुई लग रही थी वो। डॉक्टर ने समझ लिया कि बच्ची तकलीफ़ में है। उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले खेलती हो। त्रिशा बोली, है ना मेरा दोस्त, वो मुझसे मिलने आता है और मुझसे ये सिक्का भी दिया था। उसने अपने जेब में रखा सिक्का डॉक्टर को दिखाया। वो सिक्का बहुत ही पुराना सा लग रहा था, सोने जैसा लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसका रंग था। अंदर से जंग लगे जैसा लग रहा था और टेढ़ा मेढ़ा सा था। बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें संभाल कर रखते हैं जो उनको अच्छी लगती है। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम उस दोस्त से रोज़ खेलती हो या कभी कभी? हाँ, मैं रोज़ खेलती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ आता है, स्कूल में भी, त्रिशा ने बताया। क्या वो यहाँ भी है तुम्हारा दोस्त? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, त्रिशा ने कहा। ऐसा कहते ही डॉक्टर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देखा। उसको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। फिर मुझे तो दिख नहीं रहा। क्या वो सिर्फ आपको दिखता है?
डॉक्टर उसको प्यार से पूछ रहे थे और मंदार और स्नेहा केबिन के बाहर से सब कुछ सुन रहे थे। नहीं अंकल, वो मेरा दोस्त तो आपके पास खड़ा है, आपको देखकर हंस रहा है। वो ऐसे नहीं दिखता। ये सिक्का आपको हाथ में रखकर कहना है मुझे मरना है, तभी वो दिखेगा। डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन त्रिशा की बात सुनकर उनको भी लगा कि उनके कैबिन में कोई है। लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उनको छू कर गया हो। वो मन में ही मुस्कुराए और त्रिशा के पेरेंट्स को अंदर आने को कहा। मिस्टर मंदार, त्रिशा को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये ऑटिज्म की केस है। ऐसे बहुत से पेशेंट यहाँ आते हैं। इसमें जो लोग अकेले होते हैं वो अक्सर अपने मन में ही जो सोचते हैं वो सच्चाई वो महसूस करते हैं और उनसे बात करते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं। ये दवाई मैं देता हूँ, आप देना चालू करो और कुछ हो तो मुझे आकर मिलो। और हाँ, त्रिशा को खुश रखो और उसको मनपसंद चीज़ें करने दो। उसको घुमाओ, लेकिन अकेले मत छोड़ो। मंदार और स्नेहा बस हाँ बोलकर वहाँ से निकलते हैं। वो सब घर जाते हैं। इधर जैसे ही ये लोग जाते हैं, डॉक्टर कोई पेशेंट ना होने से वो भी थक कर आराम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए। अचानक उनके दिमाग में त्रिशा की वो बात याद आती है। वो सिक्का त्रिशा वहीं छोड़ जाती है। सिक्का हाथ में उठाकर वो मन में ही बोलते हैं, क्या सच में मुझे मरना है? यह कहने से वो बच्चा दिख सकता है? और ऐसा बोलकर वो सिक्का बेसिन के ऊपर रखकर अपना चश्मा निकालकर चेहरे के ऊपर पानी लेते हैं और जैसे ही वो अपना सर ऊपर करते हैं, शीशे में कुछ दिखता है धुंधला सा। वो ठीक से देख नहीं पाते। रुमाल से चेहरा पोंछकर अपना चश्मा चढ़ाकर देखते हैं तो शीशे में कोई नहीं दिखता। उनको लगा कि यह एक वहम होगा और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, उनके बिल्कुल पीछे एक बहुत डरावना जला हुआ बच्चा बैठा हुआ था और वो उनको घूर रहा था। डॉक्टर को सोचने तक और आवाज़ देने का भी मौका नहीं मिला। वो इतना भयंकर था कि एक बिजली सी उनके सीने में दौड़ गई और एक जोर का दिल का दौड़ा पड़ा और वो ज़मीन पर ही गिर गए और जगह पर ही उनकी मौत हो गई। इधर वो सब चीज़ों से बेखबर शाम को मंदार और स्नेहा त्रिशा के पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खा के सो जाते हैं। सुबह सुबह स्नेहा मंदार के ऑफिस की तैयारी में लग जाती है। मंदार को एक फ़ोन आता है। वो आंखें मूंदे ही फ़ोन उठाता है और उसकी नींद जैसे एक झटके से उड़ जाती है। वो कुछ समझ पाता कि स्नेहा वहाँ आ जाती है। स्नेहा, त्रिशा के डॉक्टर की कल मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ा था। यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मंदार ने उसको देख के कहा। त्रिशा अभी भी सो रही थी। मंदार अब कैसे करेगा? स्नेहा को अब चिंता होने लगी। मुंबई में डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, हम दूसरे डॉक्टर देख लेंगे त्रिशा के लिए, मंदार ने स्नेहा को समझाते हुए कहा। मंदार की ये सब सुनकर अब ऑफिस जाने का मन नहीं था। वो ऑफिस में फ़ोन करके आज की भी छुट्टी लेता है। सुबह का काम निपटाकर वो खाना खाने के बाद मंदार त्रिशा को बोलता है, त्रिशा बेटा, आज मेरा मन आज कहीं घूमने जाने का हो रहा है और आइसक्रीम खाने का भी, चले क्या? त्रिशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो एकदम से तैयार होती है। त्रिशा और मंदार जाते हैं और स्नेहा घर में ही रुकती है। आज उसको घर में बहुत काम था, सफाई करनी थी और ये घर उनका किराए का था और यहाँ वो अभी शिफ्ट हुए थे, तो नए घर में काम तो रहते हैं। कल सारा दिन उनका दवा खाने में गया था, इसलिए आज काम थोड़ा ज़्यादा था। वो यहाँ नए थे तो खास किसी से पहचान नहीं थी। एक ऑफिस वाला पहचान का था, शर्मा, जो पास में रहता था, जहाँ कभी त्रिशा खेलने जाती थी। उनकी लड़की लगभग एक उम्र के थे। मंदार और त्रिशा गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं और स्नेहा अपना काम चालू करती है। स्नेहा को घर बहुत पसंद नहीं था, लेकिन मंदार के ऑफिस के पास उनको कोई घर चाहिए था। वो सफाई करते करते घर के पीछे जाती है तो वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है। खोलकर देखा तो वहाँ सब पुराना सामान और कबाड़ रखा था। वो वहाँ जाती है तो हर तरफ धूल और मिट्टी होती है। लगता है यहाँ सालों से कोई सफाई नहीं हुई थी। स्नेहा जैसे ही अंदर जाती है
उसको बड़ी ख़राब बदबू आती है। उसको लगता है कि कोई बिल्ली ने चूहा तो नहीं मारा। हर जगह देखने के बाद धूल के सिवा यहाँ कुछ नहीं दिखता। वो कुछ और ढूंढने लगती है और उसको एक सिक्का मिलता है, एक पुरानी ट्रंक मिलती है। उसको जैसे ही खोलती है एक झटके से वो खुल जाता है और उसमें से कुछ निकलता है जो उसको धक्का मारकर उस रूम से बाहर भागता है। उसके पैरों के निशान नीचे पड़ी धूल में साफ दिख रहे थे। स्नेहा भी उसके पीछे भागती है। वो घर के अंदर जाता है। पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि वो एक बच्चा था। तभी त्रिशा की बात याद आती है कि वो उसका दोस्त जो उसको मिलने आता है। अब स्नेहा घर के अंदर थी। निशान अब ऊपर छत की तरफ गए थे। वो ऊपर भागती है। तभी कुछ एकदम ठंडा हवा का झोंका उसको छू कर जाता है और उसके बाद वो बच्चा उसको सीढ़ियों के नीचे दिखता है। तो वो उसको झुक कर देखती है। वो बहुत ही डरावना था। एक बाजू से जला हुआ और आंखों से खून गिर रहा था। स्नेहा बहुत डर गई, लेकिन कुछ करती उसको बहुत जोर का धक्का लगता है और वो सीधे सीढ़ी से ज़मीन पर आ गिरती है। सर से खून निकलकर वो वहीं मर जाती है। ये सब चीज़ों से बेखबर मंदार त्रिशा को आइसक्रीम दिलाकर पूछता है, त्रिशा मुझे बताओ, तुम जिस दोस्त की बात करती हो वो दोस्त आज तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या उसको आइसक्रीम नहीं पसंद? नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन हो रहा था, इसलिए वो आज घर में ही रुक गया। त्रिशा ने जैसे ही ऐसा कहा, मंदार के जैसे होश ही उड़ गए। उसको स्नेहा की चिंता होने लगती है। वो त्रिशा को गाड़ी में बैठाकर अपनी आइसक्रीम फेंक देता है। गाड़ी चालू कर कर घर के लिए भागता है। घर आते ही देखता है कि घर का सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है और बाहर कोई नहीं है। मंदार भागते हुए अंदर गया तो देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। वो थर थरा रहा था। सामने स्नेहा खून से लिपटी पड़ी थी। मंदार एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है और सभी दवाखाने भागते हैं। ऑपरेशन रूम में जाते ही डॉक्टर बाहर आकर मंदार को कहते हैं, सॉरी, ये पहले ही मर चुकी है। उनकी मौत तो लगभग 2 घंटे पहले ही हो चुकी है। मंदार एकदम टूट सा जाता है। अभी लड़की की तबीयत के सवाल उसके दिमाग में थे कि उसको अपनी बीवी की मौत ने पूरा हिला कर रख दिया। उसकी मौत के 3 दिन बाद भी मंदार उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। त्रिशा भी कुछ नहीं खाती थी। तभी शर्मा जी आते हैं। कुछ बातें होने के बाद शर्मा जी कुछ बताना चालू करते हैं। सुनो मंदार, तुम शायद मानते नहीं, लेकिन त्रिशा की हालत बहुत ख़राब है। मैंने बताया नहीं, लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई उस दिन वो हमारे घर थी। तुम सब क्रियाक्रम में थे। यहाँ त्रिशा ने मेरे लड़की को हाथ पर काटा। काफ़ी खून निकला और टाके भी लगे उसको। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो त्रिशा ने साफ मना किया और कहा कि उसके दोस्त को त्रिशा का किसी और के साथ खेलना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये किया। मंदार मेरी सुनो, तो अब डॉक्टर तो तुम कर रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ जो ये ना समझने वाली चीज़ें कर लेता है। तुम कहो तो मैं बुलाऊँ? शर्मा जी की बीवी भी मंदार को यही दोहराती है। मंदार अब राज़ी हो जाता है। निकोलस नाम था उसका। वो एक चर्च में प्रीस्ट थे। घर में आते ही उनको ये बात तो पक्की हो गई कि घर में कुछ तो है जो बहुत ही बुरी आत्मा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने सब बात समझ ली और फिर त्रिशा से मिलने उसके रूम में जाने लगे। त्रिशा अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे उसका दरवाज़ा खोला, एक बच्चा जो पूरा जला हुआ था उसका गला दबाकर दीवार के ऊपर घसीट रहा था। उसको फांसी लग रही थी। सब लोग डर गए, लेकिन निकोलस ने अपने गले से भगवान का क्रॉस निकाला और उसके सामने किया। वैसे ही उसने त्रिशा को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। आज सब ने उस लड़के को देख लिया था और अब त्रिशा की सब बात समझ आने लगी थी, जो कि सभी सही थी। निकोलस ने अब ये तो समझा कि कोई साया है यहाँ जो बहुत डरावना है, लेकिन उसको क्या चाहिए ये समझ नहीं आया। वो ढूंढने के लिए उसने इस घर की सारी चीज़ें देखना चालू किया।
वो देखना चाहता था कि ये जो सिक्के हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि अभी जब त्रिशा के रूम में ये सब घटना हुई थी तो वहाँ सिक्के पड़े हुए थे। हो ना हो कुछ तो रिश्ता था इन सिक्कों का और उस बच्चे का। पूरा दिन और आधी रात जागकर ढूंढने के बाद सब लोग घर के पीछे बने उस रूम में जाते हैं। रात के कुछ 1:30 बज रहे थे। सब लोग साथ में मिलकर उस पीछे वाले रूम में जाने के लिए आते हैं। निकोलस सबसे आगे था। उस रूम में बिजली थी लेकिन कोई बल्ब नहीं था। अंधेरे में निकोलस ने टॉर्च से रूम के अंदर देखने की कोशिश की। सब कुछ शांत था। वो सब अंदर गए, लेकिन जब निकोलस को वो अलमारी दिखती है वो उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस अलमारी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है उसकी नज़र अलमारी के ऊपर जाती है। वैसे ही ओह माय गॉड, वो जला हुआ बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। निकोलस भी डर जाता है लेकिन जल्दी होश में आकर अपने हाथ में रखा क्रॉस सामने कर देता है। वो जला हुआ बच्चा चिल्लाते रोते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। इस बात से ये पता चला कि उसको वश में लाया जा सकता है। थोड़ा संभलने के बाद वहाँ उनको वो ही बक्सा मिलता है जो त्रिशा की माँ को यानी स्नेहा को मिला था। वो बक्सा खोलते ही बड़ी अजीब सी कपकपी महसूस हुई थी निकोलस को। वहाँ और भी सिक्के थे। अब समझ आया कि ये यहाँ कैसे आए। यह सब देखकर निकोलस ने मंदार से कहा, ये घर आपका है क्या? ये बक्सा और यह अलमारी यहाँ कहाँ से आई? हमें ये सब जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने त्रिशा के साथ जो होते हुए देखा इसका मतलब कि वो बच्चा त्रिशा से खेलने नहीं उसकी जान के पीछे पड़ा है। सुबह होते ही मंदार ने घर जिस एजेंट से दिलाया था उसको फ़ोन किया। उसने घर के पुराने ऑनर का नाम और नंबर दिया। उनको जैसे ही फ़ोन किया सब बातें पता चली। जो ऑनर थे उनको ये कहानी उनके दादा ने बताई थी। ये अलमारी और बक्सा काफ़ी साल पुराना, लगभग 100 साल पुराना था। एक ज़मींदार खुदाई कर रहा था खजाने के लिए। उसके लिए एक डायन ने बच्चे की बलि मांगी थी। उस डायन ने 3 बच्चे की बलि मांगी थी। एक बलि देकर हो गया था, दूसरी बलि देनी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला। इसलिए डायन ने उसी जमींदार के बच्चे की बलि मांगी। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर धन की चाहत में उसने हाँ कहा। लेकिन ये बात गांव वालों को ना जाने कहाँ से पता चली। जब बलि देने की बारी आई तब सभी गांव वाले मशाल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने उस डायन को जलाना चाहा, लेकिन उसको काला जादू आता था। वो काले जादू की बहुत बड़ी साधक थी। वो धन कमाना तो एक बहाना था। वो बच्चों की बलि से अपनी काली जादू की ताकत बढ़ाना चाहती थी। जैसे ही वो मरने लगी उसकी काली रूह उस जमींदार के बच्चे में चली गई, तो लोगों ने उस बच्चे को भी जलाना चाहा, लेकिन ऐसा ना कर सके और वो बच्चा बिन जले रह गया। उस बच्चे को इन्हीं सिक्कों के साथ दफन कर दिया गया। इस तरह वो धन जो मिला था वो शापित हो गया। वो शापित सिक्के सालों तक ज़मीन में गड़े रहने के बाद भी वो श्राप उन पे रह गया था। लेकिन उस डायन की रूह तो उस बच्चे में रह गई। और जैसे ही उस ज़मीन पर कुछ सालों बाद घर के पुराने मालिक ने काम चालू किया तो ये बक्सा मिल गया जिनमें वो शापित सिक्के थे। उन्होंने इसको छुपाना चाहा। कुछ दिन के बाद वो खुद पागल से हो गए और कहते हैं कि उनको भी बच्चा दिखता था। बाद में वो सब ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो डायन वापस आ गई है और उसको अपना तीसरा बलि चाहिए, इसलिए वो त्रिशा के पीछे पड़ी है। ये बात समझ आने के बाद अब निकोलस कोई गलती नहीं करना चाहता था। इधर देखा तो त्रिशा अब सिर्फ जिंदा लाश बन चुकी थी और ज़मीन पर गिर चुकी थी। निकोलस ने अपने बैग में से एक पवित्र जल निकाला और उसके गले का क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बोलने लगा। उसने पवित्र जल उस शापित सिक्कों पर और उस अलमारी पर डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया वो बच्चा सबको दिखने लगा। वो भाग रहा था यहाँ वहाँ। अब उसकी आवाज़ सबको भयानक सी लग रही थी। सब डर रहे थे। वो अब खुद जलने लगा था और वो शापित सिक्के भी एक एक करके मिट्टी में हो रहे थे। वो डायन जो बच्चे में थी अब जलकर राख हो चुकी थी और वो सिक्के भी। अब त्रिशा को भी होश आ रहा था।
वो उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पापा को देखकर भागकर लिपट गई। निकोलस का काम पूरा हुआ था। उसने उस डायन को मुक्त किया और त्रिशा को नई जिंदगी मिली। लेकिन ये सब में त्रिशा को माँ की जुदाई सहनी पड़ी। निकोलस ने जाते हुए त्रिशा से पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी त्रिशा? लेकिन मैं सिक्का नहीं दूंगा, आइसक्रीम और चॉकलेट दूंगा, चलेगा? त्रिशा सिर्फ मुस्कुरा रही थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।